Hello viewers, I am Deepak Kumar Chandra. Welcome to D&D Commerce Solutions. Today we are discussing about international trade. International trade क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान खरीदना, सेवाओं का आदान प्रदान खरीदना। क्या करते हैं ऐसा? क्या जरूरत है इसकी? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिक्स हैं, क्या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ओवरऑल क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉस हैं, क्या सजेशन दिए जा सकते हैं और क्या आगे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अब प्रश्न उठता है इंटरनेशनल ट्रेड। उससे पहले ये जानना जरूरी है इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, जिसका वीडियो मैंने लास्ट आपके लिए तैयार किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप चाहे तो वहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान करना एक देश का दूसरे देश के साथ। नॉर्मली भाषा में कहा जाए, इंग्लिश में कहा जाए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन वन नेशन टू अदर नेशन, यानी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, मतलब इंडिया टू अनदर, कोई भी। अब हम ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि हर एक कंट्री पूरी तरह रिसोर्सेज से कम्प्लीटली नहीं है। किसी के पास कोई रिसोर्सेज ज़्यादा है तो किसी के पास किसी रिसोर्सेज के ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ईरान पेट्रोलियम का नेशन है, इंडस्ट्रियल गुड्स उनके पास कम है, तो यानी कि मोस्टली कंट्रीज ईरान, सऊदी अरब, इनके ऊपर डिपेंड है ऑयल के लिए, पेट्रोल के लिए। अब मोबाइल है, ज़्यादातर चाइना ने हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर काफ़ी हद तक मोबाइल की कंपनी को, मोबाइल के लेवल को, मोबाइल की मार्केट को कवर किया हुआ है। इसी तरह इंडिया भी अपनी वस्तुओं को बेचता है, एग्रीकल्चर पर्पज से खाने पीने की वस्तुएं भेजी जाती हैं दूसरे देशों में। अब बेसिकली क्यों ऐसा किया जाता है, क्या ये ज़रूरी है? यस, क्यों? क्योंकि हर कंट्री के अंदर कुछ नेचुरली रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कोई रिसोर्सेज बेहतर है तो किसी के पास कुछ कम है, तो यानी कि एक दूसरे की पूर्ति करके दूसरे को समानता दी जा सकती है। यानी कि जिस रिसोर्स का प्रयोग दूसरे देश में कम है और दूसरे देश में उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसको बेचकर उसकी सप्लाई को पूरा किया जा सकता है, उसके डिमांड को पूरा किया जा सकता है। नेचुरल एनवायरनमेंट होती है, इसी बहाने हमें ये भी पता लग जाता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो हमें वहाँ का नेचर के बारे में जानना पड़ेगा, वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा, वहाँ का कॉस्ट क्या है। यानी कि जो डेवलप्ड नेशन है, जो पूरी तरह डेवलप्ड है, तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती है कंपेयर टू डेवलपिंग नेशन। क्यों? बिकॉज वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और हम सब जानते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अगर हम किसी चीज़ को, नई चीज़ को टेक्नोलॉजी में डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं बाकायदा मेंटेन करने के। तो यानी कि हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हमें ये जानना पड़ता है बेसिक टर्म में कि इंटरनेशनल ट्रेड में कि वहाँ पर किस उत्पाद की कमी है, किस फैक्टर की कमी है, उसी फैक्टर को क्रिएट करना पड़ता है। जिस तरह एक मार्केट के अंदर एक नई शॉप खोलने से पहले आप देखना चाहते हैं कि उसकी सप्लाई और डिमांड, मार्केट में डिमांड है भी या नहीं है, क्या यहाँ पर ये काम चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो उसी को ध्यान में रखकर भी इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है कि एक देश दूसरे देश को अपनी मार्केट एस्टेब्लिश करने से पहले ये जानना चाहता है कि वहाँ पर क्या उसकी इस प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड के अलग अलग एडवांटेज हैं। एक्सपोर्ट पे अलग एडवांटेज है, इंपोर्ट पे अलग एडवांटेज है और ओवरऑल अलग एडवांटेज है। एक्सपोर्ट पे क्या एडवांटेज है? कंपटीशन, यानी कि जो वस्तुओं का आदान प्रदान है, यानी कि आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, डेवलप्ड होगा नेशन, कंजम्पशन बढ़ेगी, यानी कि कॉस्ट कम हो जाएगी। इंपोर्ट का क्या है? लार्ज कंजम्पशन होगा गुड्स एंड सर्विस का। इंपोर्ट करने वाली कंट्री को क्या, उसको आसानी से अपनी देश की जनता के लिए अपना उत्पादन करने के लिए, यानी उनको जो वस्तु की जरूरत है आसानी से पूरी कर सकती है। इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी क्योंकि लोग पैसा लगाएंगे उस वस्तु को खरीदने में, उसे बेचने में, और सबसे बड़ा बेनिफिट इंपोर्ट नेशंस को उसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि दूसरे देश की टेक्नोलॉजी क्या है। फॉर एग्जांपल, आप किसी देश के अंदर, जब आप अपने देश के अंदर देख लीजिए, कभी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो दूसरे देश की टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है कि वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियरी है या नहीं है। ओवरऑल क्या बेनिफिट है? वर्ल्ड की इकोनॉमी बढ़ती है, एक दूसरे के साथ अच्छे तालमेल बैठते हैं, यानी एक देश के दूसरे देश के साथ अच्छे तालमेल बैठते हैं, बिजनेस कोऑर्डिनेशन बनता है, एक दूसरे के टूरिज्म लेवल को बढ़ावा देता है, और नॉर्मली कहा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होता है। नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा लेवल पर होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। क्यों? क्योंकि अपनी मार्केट को कायम करने के लिए हम नेचर के साथ सबसे बड़ा गलत व्यवहार करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम काफ़ी तेज़ी से यूज़ करते हैं, जिसके कारण उसका जो फिनिशिंग है वो जल्दी हो जाएगा, यानी कि वो दोबारा क्रिएट नहीं किए जा सकते, और उन्हें क्रिएट होने में जितना समय लगता है उस हिसाब से हमारे जो यूज़ करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। कई बार हम मोस्टली क्या करते हैं, देखा देखी में टेक्नोलॉजी को फॉलो करने में
में या किसी चीज़ को फॉलो करने में हम उन चीज़ों का भी सेल कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत होती ही नहीं है, यानी रिसोर्सेज का प्रॉपर वेस्ट है, यानी ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी हर डेली रूटीन पे बदलती है, हर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हर समय में बदलता है। तो यानी जो टेक्नोलॉजी से जिस वस्तु का उत्पादन किया हो सकता है कि उस समय वो आउटडेटेड हो जाए, तो देन उसकी सेल मार्केट खत्म हो जाएगी, तो जिस कारण क्या उस प्रोडक्शन का वेस्टेज बेकार हो जाएगा, जितना भी प्रोडक्शन है वो सारा खराब हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो कंट्री डेवलप्ड है उनके लिए तो ये बेनिफिशियल, जो डेवलपिंग नेशन है उनके लिए बहुत रिस्की है इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल की नहीं होती। दूसरी कंट्री हमारे नेशन के अंदर आके अपना प्रोडक्ट बेचती है हाई लेवल टेक्नोलॉजी का, तो हमारे लिए उस टेक्नोलॉजी के साथ अपनी लोकल मार्केट को कम्पिटिट करना बहुत कठिन होता है। आप कम्पिटिट छोड़ दीजिए, वो मार्केट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी। जैसे हम सब जानते हैं आजकल छोटे उद्योग स्मॉल एंटरप्रेन्योर खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हाई लेवल पर आ चुकी है, वो कम्पिटिट कर नहीं सकते। बैकवर्ड इंडस्ट्रियल एरिया, आज भी हम कई लेवल पर पुराने तरीके से काम करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जिस कारण क्या है हमारा मार्केट बिल्कुल आउटडेटेड हो जाता है, यानी कि हम उस प्रोडक्ट की तरफ मूव ही नहीं करते। जैसे एक सिंपल देख लीजिए, आज जब स्मार्टफोन है तो क्या कोई आज के दौर में कीपैड का मोबाइल का यूज़ करता है? और शायद बहुत कम, और कह नहीं सकते हैं कि शायद मार्केट भी खत्म हो चुकी होगी, यानी कि कुछ लॉस भी हो जाता है। अगर सजेशन देना चाहें तो क्या सजेशन हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के? यूज न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनोवेट कीजिए उस टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्री में, ना कि परचेज कीजिए। परचेज में वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, इनोवेशन कीजिए, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रेलवे ने वंदे भारत का निर्माण किया, तो उस ट्रेन का बजट लगभग 100 करोड़ से बिलो है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी है जिसे दूसरे देशों में भी बेचा गया, 90% प्रोडक्शन उसका इंडिया में है। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, तो जिस कारण क्या होता है टेक्नोलॉजी को हम क्रिएट करें तो कितना फ़र्क है। जैसे एग्जांपल दे लीजिए, एग्जांपल देखना है टेक्नोलॉजी बनाने में और टेक्नोलॉजी खरीदने में। बुलेट ट्रेन जापान के साथ कोलैबोरेट है, देखिए कितनी हैवी कॉस्ट है उसकी, और वंदे भारत कंपैरिजन देन बहुत लो कॉस्ट है। तो टेक्नोलॉजी को इनोवेट कीजिए, गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो लाइट होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट चेंज तो रूल चेंज, जिसके कारण क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर धक्का पहुँचता है, रेपुटेशन खत्म होती है, गुडविल खत्म हो जाती है। लोगों को माइंड में ये जाता है कि कल को गवर्नमेंट आएगी, रूल एंड रेगुलेशन बदल दिया तो हमारे लिए व्यवहार करना बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में तो हाई फाई होना ही पड़ेगा, तो अपने रूल एंड रेगुलेशन को भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा सजेशन में। इसके लिए केवल कंट्रोल किया जा सकता है, हेल्प की जा सकती है कि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सपोर्ट और ट्रेड को दूसरी नेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, यानी कि बैलेंस बनाया जाए, उसी देश के साथ खरीदारी या बेचदारी की जाए जब तक ज़रूरत ना हो कि जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप तो खरीद रहे हैं, दूसरा देश नहीं खरीदा, तो आपकी मनी का आउटसोर्सिंग ज़्यादा होगा। आपको ऐसे क्रिएशन करना होगा कि आपकी कंट्री में भी इनकम क्रिएट हो, तो जिस कारण यहाँ के लोगों का डेवलप्ड नेशन हो। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आज इतना ही, उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझ में आएगा। थैंक यू।